आज अपन संसार में पाई जाने वाली प्रमुख मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पहले भी बताया है मानव प्रजातियों से संबंधित जानकारी। आज अपन मानव प्रजाति के उद्भव और विकास तथा उनके वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को, पृथ्वी के धरातल पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन समस्त जीवों को उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर कुछ वर्गों में बांटा जाता है। उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर उनको कुछ वर्गों में बांटा जाता है। इसे जिस वर्ग में बांटा जाता है उसे जाति के नाम से या स्पेसीज के नाम से जाना जाता है। जाति या स्पेसीज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जीवों के वर्गीकरण में मानव भी एक विशिष्ट जाति है। अगर अपन सभी तरह के जीवों के बारे में अपन करें तो उसमें मानव एक सबसे महत्वपूर्ण जीव है और मानव एक विशिष्ट जाति है जो बौद्धिक विकास के क्रम में सर्वोपरि मानी जाती है। अगर अपन सभी जीवों के बौद्धिक विकास के बारे में अगर अपन बात करें तो उसमें मानव सबसे ऊपरी क्रम में आता है। बौद्धिक विकास की दृष्टि से देखें तो मानव सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वोच्च कड़ी के अंतर्गत आता है। मानव जाति के उपवर्ग को मानव जाति होगी और उसके अगर उपवर्ग करें तो इस उपवर्ग को प्रजाति या रेस कहा जाता है। समस्त जीवों की अलग अलग जाति होती है और जाति में भी फिर उपवर्ग होते हैं। उस उपवर्ग का नाम दिया उसने प्रजाति। प्रजाति की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में आप बताते हैं कि प्रजाति जिनके सदस्यों में वंशानुक्रम के विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं, कि प्रजाति में कुछ ऐसे वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो अन्य मानव वर्ग या प्रजातियों को पृथक करते हैं। कुछ प्रजातियों में वंशानुक्रम के आधार पर ऐसे लक्षण होते हैं जो उसको दूसरी प्रजातियों से अलग से विशिष्ट प्रकृति दिखाई देते हैं। यह एक नस्ल होती है जिसमें वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है। इसमें शरीर का कद, त्वचा का वर्ण, सिर की बनावट, नाक, आँख की बनावट, बालों की बनावट तथा मुखाकृति आदि के बारे में इसकी जानकारी दी जाती है। ये सब चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अगले सदस्यों में आगे भी चलती रहती हैं। जो भी शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं ये शारीरिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में चलते रहते हैं। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने, इस प्रजाति के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। अब उसके अनुसार सबसे पहले ब्लास ने बताया कि प्रजाति का अभिप्राय उस कारिक वर्गीकरण से है। ब्लास ने बताया कि प्रजाति का अर्थ उस कारिक वर्गीकरण से है जो मानव काया की आकार की तथा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि मानव का आकार और शारीरिक लक्षणों पर जो चीज़ आधारित होती है उसी का नाम उसने प्रजाति बताया। यह ब्लास ने बताया। उसके बाद क्रोबर ने भी अपने हिसाब से प्रजाति के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है, न कि सांस्कृतिक संकल्पना है। क्रोबर ने बताया कि प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है, न कि एक सांस्कृतिक संकल्पना है।
तो इस आधार पर क्रोबर ने भी बताया कि यह एक जैविक प्रक्रिया या जैविक संकल्पना मानी जाती है। उसके बाद टेलर ने भी प्रजाति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए तथा उसको परिभाषित किया। तो उसने बताया कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है। टेलर ने बताया कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यताओं को। उन्होंने बताया कि सभ्यताओं को प्रकट नहीं करती, केवल नस्ल को प्रकट करने वाली चीज को ही अपन प्रजाति की संज्ञा में शामिल करते हैं। इसके बाद कई अन्य संस्थाओं ने भी प्रजातियों के बारे में अपने शब्दों में प्रकट किया या परिभाषित किया। उसने बताया कि मानव प्रजाति मानव जाति का उपवर्ग है। मानव प्रजाति मानव जाति का एक उपवर्ग है जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं, कि उस जाति के सदस्यों में वंशानुक्रम के आधार पर विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य मानव वर्गों से अलग करते हैं, कि उनमें कुछ ऐसे वंशानुक्रम लक्षण आते हैं जो उसको अन्य मानव वर्गों से अलग दिखाई देते हैं या उन मानव वर्गों से अलग प्रकट करते हैं। उसी का नाम प्रजातियों रखा गया। अब उसके बाद अपन बताते हैं कि मानव प्रजातियों के किस आधार पर अपन उसका वर्गीकरण करें। तो मानव प्रजातियों के कुछ शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। शरीर के अदृश्य आंतरिक गुण तथा विशिष्टताओं के परिणाम शरीर के बाह्य लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। इस आधार पर मानव का वर्गीकरण में कई योगदान होता है। सबसे पहले शरीर के कद के आधार पर अपन प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर कई तरह के मानव पाए जाते हैं, जिनकी अगर शारीरिक कद के हिसाब से देखें तो कुछ बहुत बौने होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हाइट वाले। अपन देखें नेपाल, भूटान, चीन, कोरिया, जापान, इनके अगर अपन मानव को देखें तो इनके मानव की हाइट 4.5 या 5 फीट पाई जाती है। और अगर अपन यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन ब्रीड को देखें तो उनकी हाइट 7-7 फीट से भी ज़्यादा पाई जाती है। तो शारीरिक कद के आधार पर भी मानव का वर्गीकरण या मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। आपने देखा होगा कि सामान्यतः 140-42 सेंटीमीटर से लेकर 180-85 सेंटीमीटर के बीच औसत मानव की हाइट पाई जाती है। सामान्य हाइट में मुख्य रूप से 165 या 70 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। परंतु अपन अगर देखें तो कुछ बहुत छोटी हाइट वाले, कुछ मध्यम हाइट वाले, कुछ सामान्य हाइट वाले और कुछ बहुत लंबी हाइट वाले पाए जाते हैं। तो इस आधार पर पहला बता रहा है कि शरीर के कद के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। पहली चीज हो गई मानव में कि शरीर के कद के आधार पर भी सामान्यतः 140-42 से लेकर 180-85 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। तो जो 140-45 से नीचे हैं या उसके कम पाए जाते हैं वो बौने कद के होते हैं, और जो 180 से ज़्यादा पाए जाते हैं कि बहुत ही हाइट वाले पाए जाते हैं। तो इस आधार पर पहला वर्गीकरण का आधार रखा गया है कि शरीर का कद। दूसरा वर्गीकरण का आधार रखा है सिर या कपाल का आकार, कि आपने देखा होगा कि सिर या कपाल के आकार में भी मानव में बहुत तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसके आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। यह वर्गीकरण कपालिका सूचकांक के आधार पर निकाला जाता है। कपालिका सूचकांक
और कपालिका सूचकांक सिर की चौड़ाई अपॉन सिर की लंबाई इंटू 100 के आधार पर निकाली जाती है, जिसको अपन कपालिका सूचकांक कहते हैं। और कपालिका सूचकांक 77 से लेकर 81 तक पाई जाती है। इसके आधार पर भी अपन लंबे सिर वाले, मध्यम सिर वाले या चौड़े सिर वाले के आधार पर अपन मानों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दूसरा आधार ये माना है सिर या कपाल के आकार के आधार पर भी प्रजातियों का अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा वर्गीकरण बालों की बनावट के आधार पर निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के बालों का रंग या बालों की बनावट भी पाई जाती है। इसे केश सूचकांक के नाम से जानते हैं अपन, केश सूचकांक। और ये छल्लेदार भी हो सकते हैं, लहरदार भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं, घुंघराले भी हो सकते हैं। तो इसके आधार पर भी अपन प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद में नासिका की आकृति, जिसे नासा सूचकांक के नाम से जाना जाता है, से भी अपन प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, नासा सूचकांक। और ये नासा सूचकांक नाक की चौड़ाई बटे हुए नाक की लंबाई इंटू 100 से निकाला जाता है। और यह सूचकांक 55 से लेकर 100 के बीच तक पाई जाती है। कम से कम 55 और अधिकतम 100 के आधार पर ये नासा सूचकांक निकाला जाता है और उसके आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके अलावा कपाल की आकृति या शरीर की त्वचा का रंग या वर्ण या मुखाकृति आदि कई प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार माने जाते हैं। इस आधार पर अपन भाई पहले बताए शरीर के कद के आधार पर, शरीर या कपाल के आधार पर, बालों की बनावट के आधार पर, नासिका की आकृति के आधार पर, कपाल की आकृति के आधार पर, शरीर की त्वचा या रंग के आधार पर या इसकी मुखाकृति आदि के आधार पर अपन प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।